श्री विष्णु प्रसाद शर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय वित्त मंत्री द्वारा रखा गया 15 फरवरी 2023 को ये जो बजट स्टेटमेंट है, इसके ऊपर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। चूंकि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर 80% एरिया चाय बागान है, तो सबसे पहले मैं चाय बागान के श्रमिकों को उनके बारे में जो लिखा गया मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। लेबर को यहाँ फाउलोई देने का, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वर्कर्स ऑफ लॉकआउट इंडस्ट्रियल यूनिट फाउलोई लिखा गया है। ये फाउलोई तब दिया जाता है जब चाय बागान बंद होता है, और बंद होने के 1 साल बाद एक परिवार को पर मंथ 1500 रुपये करके दिया जाता है। मैं फाउलोई के संदर्भ में आने से पहले इस लेबर सब्जेक्ट जो है 3.31, यहाँ पर एक चीज प्रकाश करना चाहूंगा कि श्रमिकों के विषय में वित्त मंत्री ने लगभग 2.5 पृष्ठ में अपने बातें कही है, लेकिन उन 2.5 पृष्ठ में कहीं भी सिंकोना बागान के श्रमिकों के हित की चर्चा नहीं हुई है। पूरा सिंकोना बागान आज रुग्ण अवस्था में है और इस पर चर्चा के साथ साथ जरूरी फैसले लेना आवश्यक है। पर सरकार को सिंकोना बागान दिखाई नहीं देना, ये बड़ी दुख की बात है। अब ये फाउलोई के संदर्भ में समझे चाय बागान में कि बागान बंद होने पर दिया जाने वाला फाउलोई, जिसको मैंने कहा कि 1500 रुपया प्रति महीना एक परिवार को, मैं सदन के सभी सदस्यों को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि आज के महंगाई में क्या 1500 रुपया में हम लोग पूरा परिवार चला सकते हैं? पूरा महीना 1500 रुपया में अगर सदन का कोई भी सदस्य 1500 रुपया में एक महीना नहीं 1 सप्ताह भी गुजार सकता है तो हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। 1500 रुपया फाउलोई यह गरीबी का उपहास है अध्यक्ष महोदय, और 1 साल बाद दिया जाता है। चाय बागान बंद होने के 1 साल बाद दिया जाता है ये पैसा भी 1500 रुपया। तो 1 साल तक श्रमिकों का पैसा का दूसरा कोई जरिया नहीं होता है। वो क्या खाते जिएंगे बंद चाय बागान में? मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, चाय बागानों का श्रमिकों का पेट पत्थर का नहीं बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। इसी अध्याय में श्रमिकों का प्रोविडेंट फंड का जिक्र किया गया है अध्यक्ष महोदय। पहले सालों पहले अदालत ने पुटुम चाय बागान में भविष्य निधि कोष देने का अदालती हुक्म सुनाया था डिस्प्यूट होने के बावजूद आज तक उनको यह भविष्य निधि कोष नहीं मिला। ऐसा बहुत सारे चाय बागान में हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार श्रमिक के अभिभावक न बनकर मालिकों का अभिभावक बनकर खड़ा हुआ। वो इसलिए मैं इस बजट बुक में देख रहा हूं कि एग्रीकल्चर, ये जो मालिक है चाय बागान के मालिक, इनको एग्रीकल्चर इनकम टैक्स छूट दिया गया है। 2 साल के लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट सेस और एजुकेशन सेस का भी छूट दिया गया है। लेकिन बंद चाय बागानों में श्रमिक मर रहे हैं, उनको 1500 रुपया फाउलोई भी वक्त पर नहीं मिल रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह बजट लेबर के संदर्भ में मालिक के हित में है, श्रमिकों के हित में कतई नहीं है। चूंकि मैं पहाड़ से आता हूं, मैं होम एंड हिल अफेयर्स पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। होम एंड हिल अफेयर्स 3.36 मुद्दा नंबर इस बजट बुक में पेज 107 में सिर्फ सब्जेक्ट पर होम एंड हिल अफेयर्स है, लेकिन पूरा प्यारा को पढ़ने पर पता चलता है यहां हिल अफेयर्स पर एक लाइन का भी जिक्र कहीं नहीं। इससे पता चलता है कि किस नजरिए से सरकार
हम पहाड़ वासियों को देखती है। यह बहुत दुख की बात है। इस मुद्दा पर केवल गृह विभाग का चर्चा है, लेकिन हिल अफेयर्स की नहीं। और मैं इसी होम डिपार्टमेंट पर, होम एंड हिल में यह कहना चाहूंगा कि सिविक वॉलंटियर, जिन्हें सिविक पुलिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो हजारों की संख्या में हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर देकर उनकी पीएफ और ग्रेजुटी को सुनिश्चित करने का बजट में कोई भी जिक्र नहीं है। कई साल गुजर गए, वो ऐसे ही काम करते आ रहे हैं, सेवा देते आ रहे हैं। 20 साल की उम्र में उनको लिया जाता है सिविक वॉलंटियर के रूप में, और 60 साल तक उनको वॉलंटियर के रूप में रखा जाता है, जब तक उनके शरीर में जवानी का रक्त होता है। लेकिन बुढ़ापे तक राज्य सरकार उनका श्रम का शोषण करती है, लेकिन जब वो 60 साल बाद बुढ़ापे में रिटायर हो जाते हैं, वहां से निकाले जाते हैं, वो कैसे जिएंगे विदाउट एनी प्रोविडेंट फंड, विदाउट एनी सिक्योरिटी, उसकी चिंता राज्य सरकार ने इस बजट बुक में नहीं किया। ये बड़ी दुख की बात है। मैं बीयूपी संदर्भ में आपसे कहना चाहूंगा, ये जो विधायक उन्नयन प्रकल्प है, वार्षिक धनराशि को बढ़ाकर 60 से 70 लाख किया गया है, ये अच्छी बात है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं खुद विधायक बना हुआ आज 48 महीना से ऊपर हो गया, वो पहला 6 महीने का 30 लाख का काम जो होता है, वो तक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों से ये कभी लिया ही नहीं। इसके लिए मुझे बीयूपी का जो कमिटी में होता है, उसका चेयरमैन को दार्जिलिंग बुलाकर डीएम के साथ बैठक कराना पड़ा, उसके बाद जाके पहला एक काम हुआ। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि विधानसभा में प्रकल्प का धनराशि बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन उसे हकीकत में अमल लाना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। और इसी तरह यहां पर ये जो पट्टा देने की बात कही गई है चाय बागान में, उस पर क्लियरली मेंशन है कि माई गवर्नमेंट विल ब्रिंग आउट अ पॉलिसी फॉर इश्यूएंस ऑफ होमस्टेड पट्टा टू द एलिजिबल टी गार्डन वर्कर्स। मैं सदन को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये एलिजिबल टी गार्डन वर्कर्स में ये एलिजिबल कौन है और कौन नहीं है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि आप तो एलिजिबल टी गार्डन वर्कर को दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले उसके पिता परपिता के कई बेटे थे, सभी तो चाय बागान में नहीं है, सभी को बदली में काम नहीं मिलता है। जो चाय बागान में नहीं है लेकिन चाय बागान में जन्म हुआ, पैदा हुआ, उनको ये पट्टा मिलेगा कि नहीं? जो एक ही परपिता के कई बच्चे टी गार्डन के रास्ते में कहीं दुकान खोल के बैठे हुए हैं, कहीं कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उनको पट्टा मिलेगा कि नहीं? अगर नहीं मिला तो ये लोग कहां जाएंगे? इसके ऊपर भी इसमें चर्चा होनी चाहिए, इसमें मतलब प्रकाश होना चाहिए, ये मैं सदन को बताना चाहता हूं। ये जो इंडस्ट्री 3.45 मुद्दा, इंडस्ट्री कॉमर्स एंड इंटरप्राइजेस के मुद्दा पर वित्त मंत्री ने बहुत जगह रोजगार का उल्लेख किया है। 2020-21 में राज्य में बेरोजगारी दर 5% था, जबकि अपने ही पड़ोसी राज्य उड़ीसा में यह दर सिर्फ 1.5%। हमारा जो बेरोजगारी का दर है, इसको लेके युवाओं के मन में जो चिंता है, आप वैसे नहीं मानेंगे, लेकिन इस चिंता को दूर करने में हमारी ये बजट असफल रही है। इस पर हमें गौर करना चाहिए। मैं विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा हूं वहां से। और ये PMGSY, PMAY, इस पर मैं बोलना चाहता हूं।
यह प्रधानमंत्री आवास योजना की बातें हैं 3.7 पॉइंट में। अब इसमें मैं एक चीज सदन को दिखाना चाहता हूं और सदन चाहे तो मैं सदन को सौंपना भी चाहता हूं। यह प्रधानमंत्री आवास योजना, ये देखिए कुछ बिल के कॉपी है यहां पर मेरे पास, अध्यक्ष महोदय, कुछ बिल के कॉपी है। ये हाउसिंग फॉर ऑल बनाने के लिए मिरिक म्यूनिसिपैलिटी में कई इंस्टॉलमेंट में लोगों से पैसा लिया है। ये देखिए, सदन को दिखा रहा हूं, हाउसिंग फॉर ऑल कई किस्तों में पैसा लिया गया है। ये तो पैसा देने वाली बात तो है नहीं। और इसके बदले में जब वहां के एक नागरिक ने, लाडू पे जिनका नाम, उन्होंने जब आरटीआई किया, आरटीआई में जवाब क्या दिया? आरटीआई ने जवाब दिया, बट द बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट अप्रूव टू गिव यू द आंसर रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एज यू शॉर्ट फॉर। जवाब नहीं दिया जाता। इसके बाद वो एसडीओ के पास चले गए, एपिलेट, एसडीओ से डीएम के पास चले गए। डीएम ने भी ऑर्डर किया मिरिक म्यूनिसिपैलिटी को, एसडीओ ने भी ऑर्डर किया, उसके बावजूद आज तक उस आरटीआई का आंसर नहीं दिया जा रहा। यह है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना, यह है हमारी हाउसिंग स्कीम। इस पर मैं सदन में सिर्फ दोष नहीं दे रहा हूं, इन सब चीजों पर निगरानी होनी चाहिए। ये सही में, सही जगह पर, सही राह पर, सही तरीके से होना चाहिए। यह मैं सदन को बताना चाहता हूं। और यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बातें भी है। ये सब बताने से तो समय बहुत कम है, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का समय है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में एक कुमाई नाम की जगह है, वहां से जलडका जाते हुए गरीबास नाम की जगह है, मेडिसिनल प्लांटेशन। कुमाई से गरीबास तक एक ही सड़क को पीएमजीएसवाई ने 4 बार बनाया है, अलग अलग नाम से। इसको भी सही निगरानी होना चाहिए, मैं ये बता रहा हूं। अब मेरे पास समय बहुत कम है, मैं कुछ आंकड़ा यहां पेश करना चाहूंगा, थोड़ा 1 मिनट ज्यादा समय लेना चाहूंगा। मैं आंकड़े के लिए पढ़ना चाहता हूं। 2010-11 के वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति ऋण 20,530 रुपया था, जो अभी बढ़कर 59,000 हुआ है। हम कब प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में ध्यान देंगे? 31 मार्च 2022 को पश्चिम बंगाल का संचित ऋण एक्यूमुलेटेड डेट 5.28 लाख करोड़ था। 22-23 में ये 5.86 लाख करोड़ रुपए हुआ, जबकि बंगाल में 31 मार्च 2011 तक कुल संचित ऋण सिर्फ 1.97 लाख करोड़ रुपए था। राज्य के वित्त विभाग के आंकड़ों और नवीनतम केग रिपोर्ट के अनुसार 20-21 के वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में पश्चिम बंगाल का ऋण इस गणना पर नवीनतम उपलब्ध आंकड़ा के मुताबिक 37.5 के खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। पूरी सदन को इसके ऊपर चिंता करना चाहिए। बजट राज्य के आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करने में पूरी तरह विफल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक सबसे ज्यादा कर्ज बोझ वाले 10 राज्यों की पहचान 22-23 के अनुमानित बजट के अनुसार जो सूची बनता है, उसमें पश्चिम बंगाल चौथी नंबर पर है। मैं बस थोड़ी सी, पश्चिम बंगाल में 31 मार्च 2011 तक कुल संचित ऋण जो था वो आज काफी बढ़कर ऊपर आया हुआ है। राज्य के वित्त विभाग के मतलब पश्चिम बंगाल जीएसडीपी अनुपात के लगभग 50% के कर्ज की ओर बढ़ रहा है, जो कि डेट ट्रैप की स्थिति है। आप केवल नए ऋणों को उपयोग केवल पुराने ऋणों को चुकाने के लिए कर सकेंगे। इसीलिए मैं अपना वक्तव्य शेष करते हुए ये एक छोटी सी बात बताते हुए जाना चाहूंगा। मैं डियरनेस अलाउंस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो चीट पर लिखा गया बजट था, लेकिन कुल मिलाकर अगर इस बजट को देखा जाए तो ये बजट प्रेरणाहीन, अवास्तविक और अव्यवहारिक है। इतना कहते हुए मैं अपना वक्तव्य शेष करना चाहूंगा। धन्यवाद।